हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, मेरे प्रशिक्षुओं, मेरे अध्यापक और अध्यापिकाओं, आप लोग जुड़ जाइए फटाफट और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका राजन सीरीज आ चुका है मित्रों, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो चलिए मित्रों, आप लोग इसे शेयर करिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ठाकुर प्रसाद का कराइए। कोई दिक्कत नहीं मित्रों, आप लोग अगर इससे कर लेते हैं एक बार ना, तो अपने आप को एक अच्छी जगह पाएंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे मित्रों, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। 40 हमारा टारगेट रहेगा, 40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और एक्सप्लेन तो थोड़ा बहुत कर देंगे, अन्यथा देखा जाएगा जिसमें एक्सप्लेन करने लायक रहेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, अन्यथा चलते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं मित्रों। आप लोग जवाब देते चलिएगा, ठीक है। पहले आप लोग देंगे, फिर हम उसका आंसर बताएंगे। जिसको भी आंसर दिख रहा है भैया, आंसर दिखेगा, आप लोग अपने ईमानदारी से आंसर करेंगे। आंसर दिखने दीजिए, आंसर से नहीं लेना देना हमें, है ना। चलिए इसका बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है तारापुर। क्या है दोस्तों? तारापुर। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है तारापुर। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे तारापुर, अच्छा बताइए तारापुर कहाँ पड़ता है? क्या महाराष्ट्र में पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है? तारापुर कहाँ पे पड़ता है मित्रों? परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र तारापुर कहाँ पे दोस्तों? देखिए काकरापार भी एक है परमाणु शक्ति का केंद्र है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। याद रखेंगे। रावत भाटा है, रावत भाटा राजस्थान में पड़ जाता है। तारापुर कहाँ पे पड़ता है मेरे मित्रों? आप बता देंगे। देखिए एक कुंडीकुलम है, ये तमिलनाडु में पड़ जाता है। एक तारापुर भी है, तारापुर का आप बता देंगे, ठीक है ना। हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तारापुर आप बताएंगे मित्रों कहाँ पे है। क्या यूपी में है? यूपी में है भी, तो किस जिले में है? ठीक है मित्रों, फटाफट आप लोग किसी तरह सर्च करेंगे और आंसर करेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई क्या है? अरे मित्रों इसको तो बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बता रखा है ना। बताइए बताइए, शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, शाबाश। बताइए मुंबई हाई क्या है? खनिज तेल क्षेत्र है कि मत्स्य क्षेत्र है कि ऊंचाई समुद्र तट समुद्र तट है, ऊंचा समुद्र तट है कि पर्यटन स्थल है? दोस्तों जो मुंबई हाई है, यहाँ से काफ़ी मुंबई एक बंदरगाह भी आपका है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है दोस्तों, याद रखेंगे। और कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह इसी का कर दीजिए, इसी का एक तरह से कार्यभार देखने वाला, इसी को इसका भार कम करने वाला एक है क्या नाम है उसका? दोस्तों बता देंगे, नौहावा सेवा। नौहावा सेवा करके है, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। इसका राइट आंसर, शाबाश मेरे शेरों, खनिज तेल। देखिए आप लोग आंसर करिए भैया, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है तो हम कर दे रहे हैं, जिससे कि आप ही लोग का फायदा होगा, नहीं तो फिर बोलिए चलते चलें। चलिए इसका आंसर बताएंगे मेरे मित्रों, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाने वाला है। आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? आणविक खनिज में कौन सम्मिलित नहीं है मित्रों? आणविक खनिज में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए बताइए। तो बता देंगे राइट आंसर, आणविक खनिज में जिप्सम थोड़े आता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? बता देंगे आप लोग। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? हम आपको बता दें, 2S2O लास्ट में होता है। आगे वाला बताइए, आगे वाला बताइए भैया। CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट, याद रखेंगे दोस्तों, इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस सुने हैं? जिप्सम का आधा कर देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा दोस्तों, 1/2 बस यहाँ पे कर दीजिए, या फिर 2 को हटा दीजिए, है ना, तो आ जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मित्रों, याद रखिएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जब हमारे बोन्स वगैरह क्रैक्स हो जाते हैं तो वहाँ पे उसको लगाया जाता है। अच्छा यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कोई बता देगा? 92 होता है ना दोस्तों, 92 होता है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक, है ना। चलिए उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला सबसे बड़ा, अच्छा पहले बताइए आप लोग, फिर हम बताते हैं आपको तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। देखिए आपका तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में, बस इसमें से ही बताना है आपको, इतने राज्य जो हैं इतने में से ही बताना है। बताइए कहाँ पर है भैया? मथुरा में होगा मित्रों, मथुरा तेल शोधनशाला आपको पता होना चाहिए, है ना। मथुरा में कह लीजिए कि आपके सबसे बड़ा भेल भी है, BHEL दोस्तों, भेल, भारत हैविक इलेक्ट्रिक लिमिटेड, वहाँ एक सबसे बड़ी कंपनी है भेल की, है ना, ब्रांच है वहाँ पे सबसे बड़ा, याद रखेंगे। मथुरा आपका राइट आंसर होगा। अगर बात करें बिहार में कहाँ पर है, तो बिहार में बता देंगे बरौनी, बिहार में बरौनी जिले में, है ना, बिहार के बरौनी जिलों में है तेल शोधनशाला। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है मित्रों? चिल्ला चिल्ला के बताया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या उपराष्ट्रपति करते हैं?
लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, नहीं मित्रों, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे। नियुक्ति की बात होती है तो राष्ट्रपति, अगर चयन की बात होती है जैसे कि ये तो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, प्रधानमंत्री तो हमारे राष्ट्रपति चुन के ही बनाते हैं ना, लेकिन हम एमपी को देते हैं, ये हमारे कह लीजिए कि डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा से। और लोकसभा को हम क्या करते हैं, जनता का दल, जनता सदन बोलते हैं लोकसभा को दोस्तों। उसको निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं लोकसभा को दोस्तों। उसे कह लीजिए कि जनता प्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कई सारे नाम हैं, हमने आपको बताया है। आप एक बता देंगे, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, आप लोग बता देंगे। दोनों का आंसर बताएंगे वीडियो खत्म होते ही। छठे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय, एक मिनट इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है मित्रों, बताइए। अब मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में कि नहीं? जो सीरीज़ देखे होंगे आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जरूर बता देंगे, इसको जरूर बता देंगे मित्रों। पता है 6 माह, याद रखेंगे 6 माह, 6 माह के अंदर उनको अपनी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा वो उनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बच्चे को पता है, बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी थे दोस्तों। 1947 से लेकर यह 64 तक थे, 1964 तक बने रहते थे दोस्तों। 2 कार्यकाल लगातार पूरा करते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, अच्छा बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1955 में दोस्तों, बता देंगे। अच्छा ये बताइए, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वही जिनको भारत की पहला भारत रत्न कहा जाता है, महिला भारत रत्न कहा जाता है। उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी जी दोस्तों, याद रखेंगे, इंदिरा गांधी जी। ये 2 कार्यकाल के लिए बनती हैं, एक तो 1977 तक रहती हैं, उसके बाद हमारे मोरारजी देसाई आ जाते हैं। फिर इसके बाद कह लीजिए कि उसके बाद फिर आती हैं 1980 से लेकर 1984 तक रहती हैं। फिर इनका सेशन हो जाता है, जत्ता सिंह इनका कातिल होता है, जिसको बाद में फांसी की सजा हो जाती है। ये सब सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्या संसद के प्रति, क्या लोकसभा के प्रति, क्या सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, कि राज्यसभा के प्रति? बताइए फटाफट। तो बता देंगे दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर इसी जगह पूछ देता केंद्रीय मंत्रिपरिषद आपका सामूहिक रूप से अगर पूछता तब भी आप बता देते लोकसभा के प्रति, लेकिन बोलता व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति बता देते मित्रों, है ना। नेक्स्ट बताइएगा, 10वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम बता दीजिए। तो जाहिर सी बात है हमारे मित्रों, आप लोग तो इसे छाप दोगे, मुझे पता है छाप दोगे मेरे मित्रों, मेरे शेरों और शेरनियों। लोकसभा एवं राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का अंग है, 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग कौन है? भैया राष्ट्रपति तो हैं, क्योंकि हमारे सदन 3 अंग के हैं, 3 अंग से बनते हैं। एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भैया राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों, ये तीनों अंग होते हैं, हमने आपको बताया था। लेकिन देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति ना ही किसी, देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं चुने जाने से पहले वो लोकसभा के मेंबर मतलब कि चुने जाने योग्य होने चाहिए, यह बातें कही गई थी, आपको बताया थे हम ना दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन अध्यादेश भी यही जारी करवाते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अध्यादेश हो गया, और जो धन विधेयक होता है उस पर सबसे पहले इनका हस्ताक्षर होता है, फिर लोकसभा में जाता है ना। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं मित्रों, बता दीजिए। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है वह सीमा शुल्क होता है। आयकर हो गया, कॉर्पोरेशन कर हो गया, उपहार कर हो गया, यह हमारे सब के सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाते हैं। जिससे जीएसटी है, जीएसटी भी एक तरह से अप्रत्यक्ष कर है मित्रों, याद रखेंगे। गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, याद रखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर की इस बार बात कर रहा है ना, तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष कर हमारा आयकर है मित्रों, आयकर प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, कॉर्पोरेशन कर प्रत्यक्ष कर है, लेकिन उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क, यह सब हमारा अप्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे मित्रों। आगे चलते हैं।
बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है भैया? बाबरनामा एक उसी की आत्मकथा है, याद रखेंगे। बाबर ने लिखा है अपना आत्मकथा। लेकिन अकबर की आत्मकथा किसने लिखा है बताइए? उनकी सिस्टर ने। बता दीजिए उसका नाम क्या है? अकबर का जो आत्मकथा है कौन लिखा है ना? याद बताएंगे, बताइए आप लोग बताइएगा, उनकी जीवनी किसने लिखा है भैया? नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर देंगे, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। इस शब्द शेर शाह ने कहे थे हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, राय सिंह की विजय के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद, कन्नौज की युद्ध जीतने के बाद। मित्रों देखिए, मालदेव इसमें ना ही हुमायूं का चौसा युद्ध, देखिए DCKS दोस्तों याद रखेंगे। चौसा का युद्ध 1539 कन्नौज का, और सरिंद का युद्ध 1555, जिसमें कि बाद में आपका जो हुमायूं होता है वो आ जाता है ना? याद रखेंगे 1555 में दोस्तों। लेकिन शेर शाह के साथ चौसा का युद्ध हो गया, और कन्नौज का युद्ध, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जिसमें कि हार हुई थी, किसकी हार हुई थी? हुमायूं की हार हुई थी, भागना पड़ गया था उसे, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ब हो जाने वाला है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इबादत खाना का निर्माण कराया था। इबादत खाना जाहिर सी बात है दोस्तों, अकबर ने कराया था इबादत खाने का निर्माण, ठीक है। औरंगजेब नहीं होगा, और फिरोज तुगलक नहीं होगा, खिलजी तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मराठों का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ था? अरे बताइए, बेहतरीन तरीके से बताया गया भैया, ये सब आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया है। इसमें एक्सप्लेन करने लगे तो पूरा एक ही क्वेश्चन पे हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आज आंसर केवल। मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था मित्रों, शिवाजी के काल में हुआ था, है ना? शिवाजी के काल में हुआ था, याद रखेंगे मराठे। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों। अच्छा, साहू जी किसके पुत्र थे? साहू जी बताइए, कौन बता देगा? नेक्स्ट बताइएगा। विलय नीति का संबंध है, विलय नीति का संबंध उसी के है जो डलहौजी था भैया, डलहौजी तो लाया था विलय नीति। यह ससुरा कब से कब तक था बता देंगे। 1948 से लेकर 1956 तक यह भैया हमारा क्या रहता है? भारत का गवर्नर जनरल रहता है, याद रखेंगे। भारत का गवर्नर जनरल रहता है डलहौजी दोस्तों। यही तो हड़प नीति लाया था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब जिसे बोला जाता था दोस्तों, है ना। सबसे पहले किसको यह हड़पा था? सतारा को। सतारा याद रखेंगे 1947 सतारा को हड़पा था दोस्तों। 1953 में किसको हड़पा था बताइए? झांसी को हड़पा था दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। 1948 मतलब ये 47 से था दोस्तों, तो 48 वगैरह के आसपास में यह कर लीजिए कि सतारा को हड़प लिया था, है ना। और देखिए दोस्तों, गलत हो गया, सॉरी 1900 नहीं मित्रों, 1900 नहीं, हमारे देखिए दिमाग में क्या चल रहा था। ये 1800 होगा दोस्तों, 1848 याद रखेंगे। 1848 भैया, 1900 नहीं, इसको थोड़ा सा माफ़ करिएगा आप लोग। 1900 नहीं, 1800, ठीक है ना, माफ़ करिएगा, हो जाती है गलतियाँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विलय नीति का संबंध था, डलहौजी हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बता देंगे। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिसका नाम है भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, कौन बता देगा? राष्ट्रीयकरण भी, स्थापना भी 1955, याद रखेंगे 1955 भैया, है ना। भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? विदेशी व्यापार पर नियंत्रण वही करेगा जो हमारा राष्ट्रीय बैंक होगा भैया। क्या नाम है उसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो बता देंगे आप, राइट आंसर इसका हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। 1 मिनट। चलिए मित्रों, 21 क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए पहले आप फटाफट। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाने वाला है? हैदराबाद, जैसा कि हमने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तारापुर कहाँ पर है भैया? देखिए हमने बताया था ना, तारापुर कहाँ पर है भैया? महाराष्ट्र में है तारापुर ना, बताइए। उत्तर प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है तारापुर? अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, बता देंगे क्या? कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? देखिए आ गया, यही चीज़ हमने आपसे पूछा था ना कि तारापुर कहाँ पर है, बताइएगा आप लोग। हमने यह भी बोला था उत्तर प्रदेश में है तो कहाँ से है,
कुछ बच्चे तो सोच लिए होंगे उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे जो तारापुर है यह महाराष्ट्र में है, यह परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। तारापुर, रावत भाटा राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश का बता देंगे कोई, उत्तर प्रदेश के जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उसका नाम क्या है, बताइएगा आप लोग। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई दोस्तों असम, असम याद रखेंगे, डिगबोई का नाम आते ही सीधे असम लगाया करिए, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम पूछ रहा है दोस्तों, है ना। देखिए फटाफट बता देंगे, लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं लेकिन लोकसभा अध्यक्ष तो इसमें दिया ही नहीं है, तो क्या हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भैया। राष्ट्रपति तो होगा नहीं, वो लोकपाल तो होगा नहीं, उपराष्ट्रपति तो होगा नहीं, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला? स्पीकर दोस्तों, स्पीकर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को पता होता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, है ना। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? दोस्तों लोकसभा की बात कर रहा है, लोकसभा से मात्र और मात्र दो को यह नियुक्त करते हैं, लेकिन राज्यसभा से 12 को नियुक्त करते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाए, राष्ट्रपति संसद से कितने आदमियों को नियुक्त करता है दोस्तों, कितने आंग्ल भारतीय को नियुक्त करता है, तो याद रखेंगे वह 14 को नियुक्त करता है। संसद की बात करेगा ना, संसद में आपका राज्यसभा भी आ जाता है, लोकसभा भी आ जाता है, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 12, तो इस वजह से अगर संसद की बात करेगा तो 14 लगाएंगे मेरे मित्रों, है ना, बिल्कुल भी चक पकाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। कार्यपालिका की बात कर रहा है, कार्यपालिका हमने चिल्ला कर आपको बताया था भैया, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है ना, सॉरी प्रधानमंत्री के मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है। पूरा का पूरा कार्यपालिका इसी पे डिपेंडेंट ही होता है दोस्तों, याद रखेंगे। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति की बात कर रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर केवल दिया होता तब भी वह सही हो जाता, याद रखेंगे मित्रों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद भी अगर केवल अकेले मंत्रिपरिषद भी दिया होता तब भी सही होता, अगर दोनों दिया होता मंत्रिपरिषद भी प्रधानमंत्री तो वही सही होगा इसका आंसर। अगर लेकिन केवल अगर वास्तविक यहाँ से हटा देता ना, केवल लिख देता भारत में कार्यपालिका की शक्ति किस में होती है, तब राष्ट्रपति हो जाता, याद रखेंगे दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ दादा होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं घर में, उसी तरह सेम राष्ट्रपति की कहानी होती है, हमने बहुत डिटेल से आपको बताया है, आप देखिएगा। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए उप प्रधानमंत्री की अगर बात करें दोस्तों और गृह मंत्री यानी कि आपका होम मिनिस्टर की अगर बात करें, दोनों व्यक्ति एक ही थे, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर दोस्तों, है ना, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम से सबसे बड़ी मूर्ति 182 मीटर की मूर्ति है दोस्तों। कहाँ पर है? केवड़िया यानी कि कहाँ पे? गुजरात के केवड़िया में है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए यह हो गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर, याद रखेंगे मित्रों। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है? भारतीय संसद का प्रमुख कार्य कौन बता देगा? देखिए भारतीय संसद का सिर्फ प्रमुख कार्य की अगर बात करेगा दोस्तों, प्रमुख कार्य आप बता देंगे बजट पारित करना। देखिए बजट नाम का तो हमारे संविधान में कहीं है ही नहीं इसका जिक्र। क्या है जिक्र? वित्तीय प्रणाली का जिक्र है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 112 हमने आपको बताया था, आप देखे होंगे तो बता जाएंगे, है ना। तो याद रखेंगे वित्तीय प्रणाली का जिक्र है बजट में। हमारे भारतीय संसद की प्रमुख कार्य में आ जाता है वित्तीय प्रणाली। बजट कह रहा है तो आप बजट वाला भी आपका यही सही होगा, लेकिन बजट पारित कराना इसका क्या होता है? संसद का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना, जो भी हाल ही में आया था। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे दोस्तों, नवरत्न, याद करिए, कितनी विधिवत तरीके से आपको बताया गया था। तानसेन, याद रखेंगे दोस्तों, तानसेन ही थे दोस्तों अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार। अबुल फजल ने क्या लिखा था? बताइए मित्रों, क्या लिखा था? राजा टोडरमल कौन थे? बीरबल, भैया एक ही हिंदू शासक थे, याद रखेंगे, है ना। इनके मित्र भी रहते हैं। इनकी जो मृत्यु होती है हमारे समझ से 1585 के आसपास में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, है ना। 1585 राइट है, बीरबल की मृत्यु जो होती है, ये चीज़ आप याद रख लेंगे मित्रों। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। जो लास्ट वाली हुई थी अफगान और मराठों के बीच हुई थी, मराठों की हार हुई थी, अफगानों की जीत हुई थी, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। लास्ट वाला जो हुआ था 1761 में हुआ था, है ना दोस्तों। पानीपत कहाँ पे है तो बता देंगे, हरियाणा में पड़ता है पानीपत, है ना मित्रों। अब देखिए पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में भैया, बाबर और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का रहता है वह हार जाता है। इसके बाद जो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है वह अकबर और
अकबर और किसके बीच होता है? देखिए इसमें यह दिया है नहीं, पहली और दूसरी सिर्फ पूछा है, तो इसमें देखिए कौन सा कौन दिया है, क्या दिया है बाबर और अफगान के सरदार के बीच में हुआ था? यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तो मराठा और अफगान के सरदार के बीच में हुआ था तीसरी लड़ाई 1761 में। और जो दूसरी हुई थी वह तो 1556 में हुआ था, वह अकबर के साथ हुआ था, तो अकबर का नाम ही नहीं दिया है, तो मतलब कि दूसरे लड़ाई के बारे में पूछ ही नहीं रहा है यह सिर्फ और सिर्फ किस लड़ाई के बारे में पूछ रहा है मित्रों? तो बता देंगे, यह पूछ रहा है इब्राहिम लोदी के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी मित्रों। बाबर की मृत्यु 1530 में, याद रखेंगे मित्रों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट बताइएगा, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव, सिराजुद्दौला टाइम है ना अभी, चलिए। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और क्लाइव दोस्तों याद रखेंगे, क्लाइव एक अंग्रेज शासक रहता है दोस्तों उस समय, कह लीजिए कि इसमें पूछा गया आपसे प्लासी की युद्ध 1757 मित्रों, और 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद इनका पूरा का पूरा प्रभुत्व हो जाता है अंग्रेजों का। याद रखेंगे दोस्तों, आए थे व्यापार करने, लेकिन करने लगे, मतलब कि व्यापार करवाने लगे हम लोग से, आए थे ये खुद व्यापार करने। एक स्थिति ऐसी आ जाती है 1764 के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ कोई शासक नहीं रह जाता है, अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं रह जाता है, इस वजह से इनकी सारी की सारी हमारे भारत की शक्तियाँ इनके पास आ जाती हैं, चाहे वो राजनीतिक शक्तियाँ हों, चाहे वो हमारी किसी प्रकार की शक्ति हो दोस्तों, सारी की तीनों शक्तियाँ इनके पास होती हैं। अर्थव्यवस्था की शक्ति हो गई, राजनीति की शक्ति हो गई। अगर राजनीति के क्षेत्र में शक्ति सारे के सारे जिसके हाथ में आ जाता है दोस्तों, वही उस देश पे अपना शासन करता है। राजनीति और एक अर्थव्यवस्था, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। तो सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में प्लासी की युद्ध लड़ी गई थी, और मुनरो होता है, मुनरो के साथ दोस्तों सिराजुद्दौला मुनरो के साथ हुआ था मीर कासिम की हुई थी लड़ाई दोस्तों, कासिम की हुई थी। और उस समय आपके कह लीजिए कि जो बिहार के नवाब रहते हैं, उसके बाद दोस्तों बिहार के नवाब, इसके बाद शुजाउद्दौला के साथ हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना। तो वो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, वह उस समय मुनरो रहता है, लॉर्ड मुनरो, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग कौन किया था दोस्तों, आप बताएंगे? ब, इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों, याद रखेंगे। सहायक संधि लाया था यह, है ना, याद रखेंगे। लेकिन हड़प नीति कौन लाया था? हड़प नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, विलियम बेंटिंग के समय बहुत ज़्यादा काम हुए थे दोस्तों ना, यह इनका जो चयन होता है 1928 में। विलियम बेंटिंग भारत मतलब कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी होते हैं, बंगाल के दोस्तों, यह 1828 के आसपास में चुने जाते हैं, है ना, याद रखेंगे। बंगाल के नहीं दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं विलियम बेंटिंग, है ना, याद रखेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल यह होते हैं, और बंगाल के हेस्टिंग्स होते हैं, हेस्टिंग होते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग, यह होते हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1928 में सती प्रथा का उन्मूलन करवाए थे दोस्तों, याद रखेंगे, इनका बहुत ही योगदान होता है ना। तो सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे दोस्तों। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था, गुजरात में स्थित है। मांडो की पहाड़ियाँ अच्छा कहाँ स्थित है? मांडो की पहाड़ियाँ कौन बता देगा? मांडो की पहाड़ियाँ भी गुजरात में स्थित है मित्रों, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गिर वन आपको पता है कि एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है भैया, याद रखेंगे। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? कौन बता देगा? रबड़ जो है भैया सदाबहार वन के वृक्ष हैं यहाँ पे, है ना। रबड़ सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन बता देगा? बताइए, सबसे ज़्यादा सदाबहार की वन की बात करें तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? हमने आपको बताया था कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, है ना। नॉर्थ 23.5 डिग्री से लेकर साउथ 23.5 डिग्री तक मित्रों, याद रखेंगे, है ना, जो कि उष्णकटिबंधीय होता है क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, याद रखेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, चिपको आंदोलन संबंधित है भैया उत्तराखंड, आ जाइए उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में। अच्छा, चिपको आंदोलन को कौन चलाया था दोस्तों, कौन बता देंगे? क्या नाम था उनका? आप लोग बताएंगे, है ना, आप लोग बता देंगे। बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा मित्रों, याद रखेंगे मित्रों। देखिए, वनों की रक्षा हेतु बहुत सारे लोग उसमें चिपक गए थे, और सरकार को काटने के लिए, रोकने के लिए वहाँ पर चिपके थे, याद रखेंगे। मतलब कि पेड़ को नहीं काटना है भैया, है ना, क्यों काटें। हाँ, नेक्स्ट बताएंगे मित्रों, 36 का आंसर बताएंगे। केंद्र सूची का विषय नहीं है। अब केंद्र का सूची का विषय कौन नहीं है? जैसा कि आपको पता है अनुसूची नंबर 7 में 3 विषय दिए गए हैं, केंद्र सूची, आपके राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें याद रखेंगे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची का विषय है दोस्तों, वह रेल भी होता है,
रेलवे केंद्र सूची का विषय है, याद रखेंगे। जो आपका बैंक होता है यह भी केंद्र सूची का विषय होता है, और विदेशी मामले पूरे के पूरे केंद्र सूची की ही होते हैं, याद रखेंगे। जो बच गया शिक्षा मित्रों, यह राज्य सूची और कह लीजिए कि केंद्र सूची दोनों का इस पर अधिकार होता है, यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। शिक्षा हो गया, सफाई हो गया दोस्तों, है ना यह चीज़। नेक्स्ट 37 का आंसर बता देंगे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए मात्र 2 सेकंड का, ये क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे दीजिए। 2 सेकंड में आंसर दीजिए भैया फटाफट मित्रों। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। 35 वर्ष हमारे राष्ट्रपति की होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, मिनिमम एज 35 वर्ष है। राज्यसभा के चुने जाने के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष, मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है। लोकसभा के मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, याद रखेंगे मित्रों, है ना। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है, किस चीज़ का अधिकार नहीं भारत के राष्ट्रपति को, याद करिए। हमने बताया था संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, जाहिर सी बात है मित्रों, सेनाओं के थ्रू, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। याद रखेंगे थल सेना दिवस 15 जनवरी, और आपके कह लीजिए कि थल सेना के बाद आ जाता है आपका वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस दोस्तों बता देंगे 8 अक्टूबर आ जाता है। फिर 4 दिसंबर को वायुसेना दिवस दोस्तों। 8 अक्टूबर को जल सेना दिवस है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को, और 4 दिसंबर को है आपका जल सेना दिवस दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं क्या, नेवी डे, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है मित्रों, भारत के राष्ट्रपति कौन सा अधिकार नहीं है भारत के राष्ट्रपति के पास, यह भी है विदेश में राजदूतों की नियुक्ति करते हैं भैया यही, और पदच्युत भी करते हैं, मतलब पद से हटा भी देते हैं। संसद को भंग करने का अधिकार भैया, नए चुनाव के लिए आदेश देने का अधिकार भी इनके पास होता है। संसद को भंग किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है, आप बता देंगे आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को भंग कर सकते हैं दोस्तों, यह है ना, मतलब कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति वो पदच्युत करते हैं दोस्तों। नियुक्ति तो कह लीजिए कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, देखिए यह डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता इसको, है ना। जो नियुक्ति होती है लोकसभा के सदस्यों की, वो तो हम लोग करते हैं ना, है ना, पता है कि नहीं दोस्तों। नियुक्ति तो होती नहीं है लोकसभा के सदस्यों की, केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और लोकसभा जो सदस्य होते हैं एमपी, वो तो निर्वाचित किए जाते हैं, ना कि नियुक्त किए जाते हैं, याद रखेंगे। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति थोड़ी होती है, उनको निर्वाचित किया जाता है। राइट आंसर इसका द होगा, मतलब यही गलत है, इसमें अधिकार नहीं है, तो यह अधिकार नहीं है उनको, है ना, याद रखेंगे। भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक भैया आप बता दिए। द्वितीय नागरिक कौन होते हैं, पहले तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए। 63 में कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति का पद होगा, और 64 में कहा गया है राज्यसभा के प्रधान सभापति होंगे, याद रखेंगे। 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है ना, आर्टिकल नंबर 52 में। तो सारी चीज़ें आप याद रखिए भैया। देखिए याद जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी लंबे समय तक। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, क्यों भैया अंधेरा रहता है 24 घंटे, मतलब कि कब तक रहता है ये पूछ रहा है, क्यों रहता है, तो इसको बहुत विस्तार से हम बताने लगेंगे अगर बता देंगे तो। वैसे हमने बताया हुआ है, आप देखिएगा पूरा वीडियो। इसमें सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है तो 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे दोस्तों। 24 के 24 घंटे वहाँ पर अंधेरा होता है सर्दियों में, है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए मित्रों, आप एक बार इसे शेयर करेंगे मित्रों। देखिए प्रधानमंत्री की भाषा जो है ना मित्रों कहते हैं, हमको भी सिखा दिए हैं भैया वो, तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। देखिए भाई आप इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, नहीं तो फिर आनंद नहीं आने वाला है ना। चलिए मित्रों, तो विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने पूरा का पूरा फोकस आप अपने एग्जाम पे करिए, है ना। चलिए धन्यवाद मित्रों।